Assalamu alaikum students, welcome to my channel Concepts by SC and this is your teacher सदफ ज़हरा। सॉल्व करने जा रहे हैं 12 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें से सारे आपने थ्योरम्स तैयार करने हैं क्योंकि ये पेपर में आते हैं लाजमी। थ्योरम्स आपने सारे तैयार करने हैं इसके, और रिव्यू मैं आपको करवा दूँगी तो इंशाल्लाह चैप्टर कवर हो जाएगा। थ्योरम्स जस्ट याद करने होते हैं तो वो आपने सारे तैयार करने हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यस, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मीन्स टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। यस, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, राइट बाइसेक्शन of line segment means to draw perpendicular which passes through the midpoint of the line segment. Okay, right bisection of the line segment, right bisect क्या होता है? ये of the line segment means to draw perpendicular. Yes, it means to draw perpendicular which passes through the midpoint of the line segment. Yes, it passes through the midpoint क्योंकि ये लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है क्योंकि वो राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, perpendicular, yes, it means to draw perpendicular and this perpendicular divides the line segment into two equal parts. Yes, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ठीक है, ओके हो गया। थर्ड है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट। सबसे पहला थ्योरम याद करें, कोई भी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये कह रहे हैं ये बराबर नहीं होता। नो 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 नो, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि ये बराबर होता है। नेक्स्ट आता है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द इक्वल, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो इन से इक्वी डिस्टेंट होगा तो क्या वो राइट बाइसेक्टर पे होगा? यस होगा। ओके, सो yes, it is a true statement. Next is the right bisectors of the right bisectors of the sides of a triangle are not congruent. Okay, right bisectors of the sides of a triangle, पहले तो हम बनाते हैं ना ट्रायंगल। ये हो गई हमारी ट्रायंगल। ठीक है, इसके साइड्स के राइट बाइसेक्टर यानी कि ये पॉइंट ऐसे, ये इसका, ये इस साइड को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट ऐसे, इस साइड को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट ऐसे। ओके हो गया। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एनी पॉइंट ऑन द राइट, हम हैं 5 के ऊपर। ओके, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्करेंट। तो ये पीछे थ्योरम भी है हमारे पास ना, नहीं एक ही पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉट कॉन्करेंट, नो दे आर कॉन्करेंट, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 वाला, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। एक ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर्स, यानी एंगल के बाइसेक्टर यहाँ से बनेंगे ना, ये एंगल और ये एंगल। बाइसेक्टर मतलब ये बाइसेक्ट हुआ, ये बाइसेक्ट हुआ। ठीक है, ये बाइसेक्ट हुआ। तो ये हमने पीछे थ्योरम भी पढ़ा है। थ्योरम भी यही है कि एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं ना वो भी एक पॉइंट पे ही कट करते हैं। ये कहता है नहीं करते। नो, सेइंग द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। यस, दे आर कॉन्करेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, any point on the bisector of the angle is equidistant from its arms. हमने थ्योरम, ये भी थ्योरम है। ठीक है, ये भी थ्योरम है कि अगर ये कोई एंगल है, ये इसके आर्म्स है, ये एंगल बना हुआ है, इस एंगल को कोई चीज़ बाइसेक्ट करती है तो इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट इन एंगल से बराबर फासले पर होता है। यस इट इज़। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई हमारी। 2 मिनट उसने कहा है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट हुई। इक्विडिस्टेंट होते हैं, ठीक है, कह रहे नहीं होते हैं, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट लास्ट वाला है हमारा, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। एनी पॉइंट, ये एंगल है हमारा, एनी पॉइंट
inside an angle, inside an angle equidistant from its arms is on the bisector of it. Any point, कोई point, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट जो इस आर्म से इक्विडिस्टेंट होंगे या होगा, तो क्या वो बाइसेक्टर के ऊपर होगा? हाँ जी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे है तो ये तो इक्विडिस्टेंट नहीं है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा और ये वाला कम है, ठीक है। तो डिस्टेंस के बराबर होने के लिए तो यस, जब तक वो बाइसेक्टर के ऊपर लाई नहीं करेगा डिस्टेंस बराबर नहीं आएगा, ठीक है। सो यस, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट कि कोई ऐसा पॉइंट जो कि एंगल के आर्म्स के दरमियान में, एंगल के दरमियान में मौजूद है, अगर वो इन दोनों से बराबर फासले पर है तो वो बाइसेक्टर के, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। यस होगा, ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है, इसका एक फिगर बनाई हुई है जिसके अंदर कहा है कि एक लाइन है ए बी, ये उसका राइट बाइसेक्टर है, यानी कि जो कि लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और वो है जी सी डी, ठीक है। और ओ पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को। एक पॉइंट है राइट बाइसेक्टर के ऊपर, उस पॉइंट का नाम है क्यू, और ये दोनों से ये फासला इनका बनता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि इफ़ सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी, अगर सी डी ए बी को, बाइसेक्टर होता क्या, पहली बात बाय सेक्टर, बाय मतलब दो, सेक्शंस हिस्से, ठीक है। ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को बराबर के दो हिस्सों में तकसीम कर दे इज कॉल्ड द बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, ठीक है। राइट मतलब ये बिल्कुल ऐसे करके आता है इसके ऊपर खड़ा यूँ, ठीक है। और बाइसेक्टर मतलब दो हिस्सों में, दो सेक्शंस में डिवाइड कर दे, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसे राइट बाइसेक्टर बोलते हैं। सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। देन हमें ये बताना है कि मेजरमेंट ओ ए किसके बराबर होगा और मेजरमेंट ए क्यू किसके बराबर होगा। सबसे पहला थ्योरम है हमारा कि जो राइट बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन का, वो उस लाइन, आई थिंक पहला ही है कि ये इक्विडिस्टेंट नहीं, वो पॉइंट वाला है फर्स्ट के। राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। चलें, ये थ्योरम भी काम आएगा हमें एक पॉइंट के लिए कि कोई भी पॉइंट जो कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, लाइन जिसको ये बाइसेक्ट कर रहा है उस लाइन के एंड पॉइंट से ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है, यानी ये एंड पॉइंट है बी और ये है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला पॉइंट, तो ये फासला और इससे ये फासला, दोनों एंड से ये फासला बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वाला पॉइंट यही पूछा हुआ है कि अगर ए क्यू मेजरमेंट तो बराबर किसके होगा, अगर इस एंड पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट का फासला इतना है तो यहाँ से यहाँ भी उतना ही होगा, तो ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के, मेजरमेंट बी क्यू के, ठीक है। सॉरी। और दूसरी चीज़ पूछता है ओ ए डिस्टेंस। अब हमने ख़ुद कहा कि ये थी वो लाइन, ये है वो राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अगर ओ ए ये हिस्सा है तो ओ बी भी उतना ही होगा, क्योंकि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, जितना ये हिस्सा है उतना ये हिस्सा भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओ ए बराबर होगा ओ बी के, मेजरमेंट ओ बी, दैट्स इट, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो डेफिनेशंस पूछी हुई हैं कि डिफाइन द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट मतलब ये एक लाइन है ए बी, नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दें आप, ए बी। राइट बाइसेक्टर क्या होगा? ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो इस लाइन के, उस लाइन सेगमेंट के, और उस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, इस कॉल्ड द बाइसेक्टर। बाय टू सेक्टर, हिस्से, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ये जो सी डी नाम रख रहे हैं हम,
पॉइंट ओ के ऊपर ए बी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और इसलिए सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। दैट्स इट। ठीक है, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे इज़ कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है जी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल को दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे तो वो चीज़ या वो लाइन जो है वो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये थी एक लाइन, ऐसे ये दो रेज हैं ए ओ बी। ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है। ओके, अब बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करवाना है। मैंने यहाँ से एक रे ली और ऐसे करके ये ओ इसका ए, इसका नाम हमने रख दिया सी, ओ सी। ठीक है, अब ओ सी क्या है जी, अब हम ओ सी जो रे है इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ओ बी, क्योंकि इस रे ने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इट इज़ द मीन्स ओ सी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ओ सी। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट की समझ आना ज़रूरी है, बाकी आपने इसको सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपकी डेफिनेशन तैयार है, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आपने जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आपका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन बन जाएगी। दैट्स इट। इसको चाहे तो आप बुक से याद कर देख लें और फिर अपने अल्फाज में ढाल लें, या अगर इंग्लिश अच्छी है सेल्फ राइट कर सकते हैं, इस बात को समझ लें और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्राइंगल दी हुई है। स्टेटमेंट मैं बुक से पढ़ती हूँ। इफ़ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हमें डेफिनेशन याद हो, ऐसी ट्राइंगल जिसकी ये तीनों लेंथ्स आपस में, तीनों लेंथ्स मेजरमेंट में बराबर होती हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी। ये एक लाइन आई है ऐसे, इसका नाम है ए डी, और ये जो एंगल ए बन रहा है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, और उसका नाम दिया हुआ है एक्स एंगल एंड वाई एंगल। ठीक है, ये डिग्री का गोल गोल निशान है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स एक्स, डिग्री, वाई और जी। ये तीन एंगल्स आपको बताने हैं। ठीक है, कि ये कौन से एंगल्स हैं। अब थोड़ी सी इसके पीछे एक लॉजिक है, या आप समझें थोड़े से एक रूल्स हैं, अगर हम उनको समझ लें पहले तो। ये एक रूल है, थ्योरम है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं ना, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये ए है, बी है, सी है, तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। ठीक है, ये होगी एक ट्राइंगल सिंपल वाली। अगर यही ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये तो अंडरस्टूड है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के सम का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब अगर हम यहाँ पे 180 डिग्री बनाएं तो ये 60 60 60। ओके, अगर यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल है, फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो ये 45 45 है। ठीक है, 45 45 90 90 प्लस 90 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो 45 45 और 90 का कॉम्बिनेशन होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ना हो तो फिर एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री एक एंगल है ना, तो हो सकता है ये 60 है और ये 30 है, 60 30 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी में हो सकता है ऊपर वाला 60 है, नीचे वाला 30 है। ठीक है, ये होगी राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, इसको 30 और इसको कर लो आप 60, तब भी 60 प्लस 30 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मेन बात ये है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, अब हम वापस आते हैं अपनी ट्राइंगल के ऊपर। उन्होंने कहा कि ए बी सी ट्राइंगल है। ओके, अब ये नहीं कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि ऐसी वाली ट्राइंगल है। ओके, अब इस वाली ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं ना, वो ये 60, 60 और 60 होते हैं। ठीक हो गया। फिर कहा कि एक लाइन है ए डी, जिसने कि इस एंगल ए को का बाइसेक्टर है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में काट रहा है। इसका मतलब है 60, 60 तो ये थे, जब ये कट गया तो ये हो गया 30, ये हो गया 30। डन। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि आप मेजरमेंट एंगल एक्स बताएं, वाई बताएं, जी बताएं, तो हम बता देते हैं। मेजरमेंट एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 30, मेजरमेंट एंगल वाई की वैल्यू आ गई 30, और मेजरमेंट एंगल जी की वैल्यू आ गई है 60। दैट्स इट। ठीक है, बस ये आपको बताना था। इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस ट्राइंगल के एंगल से रिलेटेड ये जो प्रिंसिपल कह लें आप, थ्योरम कह लें, जो भी है ये, बस ये जहन में होना ज़रूरी था। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्लियर हो चुका। ओके, 5 देखते हैं। अगर एक और चीज़, अगर इसी ट्राइंगल को हम समझें कि ये एक दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, यानी ऐसे राइट एंगल, ये एक वाली, ये दूसरी वाली, यानी ए डी बी एंड ए डी सी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो फिर क्या होगा? क्या तब भी एंगल्स यही रहेंगे? यस, यही रहेंगे, क्योंकि ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये इधर से हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास केस बन जाएगा ये वाला। ठीक है, 90 60 30, 90 60 30, और तब भी आप इनको सम करें, ये 180 ही निकलेगा। ठीक है, चाहे आप इस पूरी ट्राइंगल को इस फॉर्म में ले लें तब भी 180 डिग्री आएगा, चाहे आप इसको एक राइट एंगल, दूसरी राइट एंगल, और फिर अलग अलग इन दोनों इन ट्राइंगल्स के आप, यानी ए डी सी को ट्राइंगल कंसिडर करें, इसके एंगल्स लें, 180 डिग्री आएगा। ए डी बी को एक ट्राइंगल कंसिडर करें और आप इसके एंगल्स को सम करें, 180 डिग्री आएगा। और अगर आप ये बीच में से भूल जाएं और ए बी सी इस तरह की ट्राइंगल कंसिडर करें तो 60 60 60 इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो हर तरह से जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री ही आना है। बस क्योंकि ये एंगल का बाइसेक्टर दिखाया उन्होंने, इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है वो हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो 60 60 60 बनना है 180। ये वाला एंगल 60 था एक्चुअली, जब इसका बाइसेक्टर आया, बाइसेक्टर का मतलब है उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो वो 30 30 में बन जाएगा। दैट्स इट, बस फिर हमें ये बताना है। ओके, सो आई होप के सारी बातें क्लियर हो गई होंगी हर एंगल से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये फिगर बनाया हुआ है और कहा गया है कि स्टेटमेंट क्या है, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं LOM LON, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो फाइंड द अननोन एक्स एंड एम, एक्स और एम फाइंड करना है हमें। सबसे पहली बात है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती क्या हैं? तो कंगुरेंट ट्राइंगल, कंगुरेंसी जो है ना, तकरीबन इक्वलिटी के बराबर ही होती है। इसका ना साइन भी ऐसे होता है, यूँ करके तकरीबन बराबर होती हैं। ठीक है, तो कंगुरेंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या होगा कि इन ट्राइंगल्स में इनकी शेप और इनका साइज़ सेम होता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो कंगुरेंट ट्राइंगल की कंडीशन क्या है, आप अपने पास लिख लो चाहे इसको, सेम साइज, सेम शेप और इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये 4 कंडीशंस हैं कंगुरेंसी की। ठीक है, ऑफ टू ट्राइंगल्स, कंगुरेंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है जी, ओके, बस अब इसे फॉलो करना है हमने। अगर ये कंगुरेंट ट्राइंगल्स हैं तो इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इसकी बेस के बराबर होगी, इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है ही कॉमन, ये तो वैसे ही बराबर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम कहेंगे दैट एज द गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल कोइंसाइड। इट मीन्स दैट ये और ये बराबर होगा, 2x + 6 बराबर हो जाएगी 18 के, एंड इसकी बेस
इसकी बेस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मीन्स m इज़ इक्वल्स टू 12। ये तो आंसर अभी निकला है ना हमारा, जैसे हमने कंपैरिजन में गए आंसर निकला है। इसको एज अ इक्वेशन सॉल्व कर लें। 2x इज़ इक्वल्स टू 18 माइनस 6, 2x इज़ इक्वल्स टू 18 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 12। x इज़ इक्वल्स टू 12/2, x इज़ इक्वल्स टू 6। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। जस्ट हमें इस बारे में पता होना चाहिए था कि अगर लफ्ज़ कंगुरेंट इस्तेमाल हो गया है तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। कंगुरेंसी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोइंसाइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कोइंसाइड। इसकी बेस इसके बराबर है, इसका हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है और परपेंडिकुलर। वैसे ही यहाँ पे मतलब कॉमन आ रहा है इनके अंदर। अगर ये अलग अलग भी होती ना, कुछ इस तरीके से भी होती यूँ, तो तब भी हम कर लेते। अगर ये कंगुरेंट ट्रायंगल्स होती तो तब भी हम कहते हैं कि बेस के बराबर है, हाइपोटेन्यूज के बराबर है और परपेंडिकुलर के बराबर है, क्योंकि कंगुरेंट ट्रायंगल्स साइज़ में, शेप में एक जैसी होती हैं, ठीक है। सो हमने जस्ट एक कंडीशन इस्तेमाल की, ये वाली दो इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बस यही इस्तेमाल हुई है, एंगल्स की तो बात नहीं ना हुई। ओके, इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हम ये कह देंगे बेस के बराबर है, हाइपोटेन्यूज के बराबर है। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में जानना चाहो तो आप कह सकते हो दैट हाइपोटेन्यूज ऑफ एल ओ एम बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ऑफ LON के, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कह दो 2x + 6 और इधर से आ जाएगा इसका 18, ठीक है। ये फिर आप सॉल्व कर लो और इसको आप क्या कहोगे, बेस ऑफ LOM, ट्रायंगल का निशान डालना है, बराबर आ जाएगी बेस ऑफ द ट्रायंगल LON, ठीक है। तो ये m की बेस और ये इधर से आ जाएगी। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बेशक ऐसे, बल्कि ऐसे करो ज़्यादा अच्छी बात है, सवाल क्लियर हो जाता है। इस तरह से लिखें इस चीज़ को और इस तरह से लिखें इस चीज़ को और सॉल्व कर लें, ठीक है। जितना एग्जामिनर को आप फैसिलिटेट करोगे और जितनी उसको बात क्लियर करके बताओगे तो उसको चेक करने में भी आसानी होती है और आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक ये इमेज आता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। रट्टेबाजी नहीं है कि इसको बराबर रखा, इसको बराबर रखा। आप सारी रीजंस बताओ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की क्या कंडीशंस होती हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के बराबर लिया, बेस को बेस के बराबर लिया, एंड देन हम आपको अननोन्स जो है वो सॉल्व करके दिखा दिए, दैट्स इट। तो ये इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक फिगर बनाई है और कहा गया है CD इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। CD इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। फर्स्ट पूछा क्या गया है, इफ़ AB इज़ 6 सेंटीमीटर, ये ए बी इसकी लेंथ है जी 6 सेंटीमीटर्स, ओके। देन फाइंड द AL एंड LB। AL एंड LB, ये लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स, ओके। यहाँ पे हमने लिख लिया 6 सेंटीमीटर्स। अब ये L है, इसका मिड पॉइंट, या आप कहो कि वो पॉइंट जहाँ पे राइट बाइसेक्टर इसको कट कर रहा है, ठीक हो गया। ऐसे करके CD, हमें पता है राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट बाइसेक्टर क्या करता है, लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो हम इसको आधा आधा कर दें तो क्या होगा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं दैट मेजरमेंट ऑफ AL इज़ 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ LB इज़ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इफ़ BD इज़ 4 सेंटीमीटर्स, अगर ये लेंथ 4 सेंटीमीटर्स है, देन फाइंड AD। तो AD बता दो आप, ये कितना होगा, ओके। अब हम ज़रा अपना फर्स्ट वाला थ्योरम रिकॉल करते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन सेगमेंट।
यानी उर्दू में हम बात करें तो किसी भी लाइन का जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये जो कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होता है वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पे होता है। ठीक है, ये हमने थ्योरम फर्स्ट थ्योरम में हमने पढ़ा भी और ये प्रूफ भी है। तो अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला ये पॉइंट डी इस एंड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर्स के फासले पे है तो ए डी से भी उतने ही फासले पे होगा ना। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे, ए डी मेजरमेंट ऑफ ए डी इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब रीज़न बता दो आप, यहाँ पे भी रीज़न बता दो। यहाँ पे रीज़न क्या है, एज सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर, सी डी विल डिवाइड और बाइसेक्ट the line segment into two equal halves. ठीक है, so the measurement of AL will 3 centimeter and of BL is also 3 centimeters. ठीक है, यहाँ पे भी आप रीज़न लिख के बताओ, क्या बताओगे, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. If BD is 4 centimeter then AD will also be 4 centimeters because A is the other end point of the same line segment and the point D will equidistant from this end point also. So AD will also be 4 centimeters. That's it. आपने ये स्टेटमेंट देनी है, मैं बोल रही हूँ इसको लिख लो अपने पास, मैं लिख के नहीं बता रही, बोला है इसको अपने पास लिख लो आप। यहाँ पे आप ये ये पहले स्टेटमेंट दो कि ये इक्विडिस्टेंट है इसलिए, सो AD विल 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसी तरह से स्टेटमेंट दो आपके राइट बाइसेक्टर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, इस वजह से 6 सेंटीमीटर हाफ हाफ हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया है सॉल्व और एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में कामयाब रही होंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ कर लें, और क्योंकि आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं इससे। सो चाहे एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ है तो मेरा हक बनता है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस के लिए होता है। कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, अब ये एक्सरसाइज आ गई है, अब ये एक्सरसाइज आ गई है, तो आप वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। खुदा हाफिज़।